तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इस बंदे ने वहाँ पे सभी असिस्टेंट्स को भाग जाने को कहा था, वरना उन सभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर वहाँ से सभी असिस्टेंट चले जाते हैं, जिसके बाद वो बंदा सनवू के बारे में याद करते हुए कह रहा होता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम पे उंगली तक रख सके, उंगली तक टच कर सके, क्योंकि अभी के लिए तुम सिर्फ मेरे हो और जब तक मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान नहीं जाता, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम सनवू का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो सोच रहा होता है डीमन कल के वाइस लीडर का जो असली नाम है वो है जियोमा। और सच में ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था कि डीमन कल का जो वाइस लीडर है वो मेरे पीछे है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि वो बंदा मेरे पीछे होगा, क्योंकि मैं जो अभी नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ सेमोन, वो डीमन कल के हाई रैंकिंग असेसिन इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं से रेफरेंस लिया गया है। अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैंने जो बोया है वही मैं काट रहा हूँ। क्या मुझे सच में उन लोगों को जाके खत्म कर देना चाहिए इससे पहले कि आगे चल के फ्यूचर में वो लोग मेरे रास्ते का कांटा बने, या तो फिर मुझे उन लोगों का और भी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उन लोगों को मेरी तरफ से लड़ने देना चाहिए और बस मुझे बैठ के देखना चाहिए। क्योंकि फिलहाल के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है ब्लड चेक को रोकना, क्योंकि आगे चल के जो कंपटीशन आने वाला है उसके अंदर वो लोग जरूर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे और सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो लोग मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर मुझे मरवाने की कोशिश करे। और जैसा कि दूसरे फ्यूचर के अंदर हुआ था, वो लोग फिर से किसी का अपहरण, किसी का किडनैप करने की कोशिश करे ताकि वो लोग मुझे कमजोर कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे उन लोगों की लोकेशन हर समय पता चलती रहे। लेकिन तभी सनवू अपने पास एक ग्लव्स निकाल कर पहनते हुए कहता है कि नहीं, इतना भी काफी नहीं होगा मेरे हिसाब से। मुझे एक मास्टर के तौर पे मेरे स्टूडेंट की सेफ्टी को पूरी तरह से इंश्योर करना होगा कि उन्हें कुछ भी ना हो। यही कहकर सनवू अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू ने मुरी मलायंस के ट्रेजरी को विजिट किया था और वहाँ पे जाने के बाद सनवू ने काफी सारे आर्मर ट्रेजर को लिया था। उन्हीं में से एक हेवनली डीमन का मार्क्स था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन वो अभी तक सील्ड था, बंद करके रखा गया था। लेकिन सनवू ने उस मार्क्स के ऊपर से सील्ड हटा दिया, जिसके बाद सनवू को ये बात पता चली कि जब उसने मार्क्स के ऊपर से सील्ड हटाई तो उस मार्क्स की रीअवेकनिंग हुई, फिर से वो मार्क्स जाग उठा और उसका जो नाम था वो था नाइटमेयर इंटर। और उसकी जो एबिलिटी थी उसकी मदद से सनवू किसी के भी सपने में जा सकता है और उसके सपने के अंदर जाने के बाद वो उसके सपने के अंदर फेर बदल कर सकता है, चेंजेस कर सकता है और साथ ही साथ सनवू उनके माइंड के साथ कनेक्ट कर अपनी एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर भी कर सकता है। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में काफी सारे खाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई उन सभी खाने को देखते हुए कह रहा होता है सच में ये खाना तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सोसो होती है। वहीं पे वो जल्दी जल्दी उन सभी खाने को खाते हुए कहती है कि सच में इस तरह फ्री माइंड से खाने में कितना ज्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे कोई भी फैमिली की रेपुटेशन की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन वहीं पे हम सोसो के पीछे एक एनर्जी को निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे सोसो भी सेंस कर लेती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और चौंकते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं कि वो एक तरह का छोटा बेबी एलिफेंट लग रहा होता है। वहीं पे सोसो उसे रोता हुआ देखकर उसे पूछती है, हे तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो। फिर सोसो उसके पास जाकर उसकी आंखों को देखते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखें तो पूरी तरह से सूज गई है, फूल गई हैं, जैसे कि तुम्हें किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। क्या तुम्हें सच में किसी ने काफी ज्यादा बुरी तरह से मारा है, तुम बस मुझे उसका नाम बताओ। सोसो ये कह रही होती है कि तभी हम उसके पीछे एक पोर्टल को खुलते हुए देखते हैं, जिसमें से सनवू काफी ज्यादा बेडेस्ट तरीके से बाहर निकलता है और सोसो से कहता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इंजॉय कर रही हो और तुमने यहाँ पे कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही वेट गेन कर लिया है। तुमने अपनी ट्रेनिंग को छोड़ दिया है और तुम यहाँ पे बस खा रही हो, सो रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बोलने वाला कोई नहीं है। जो सुनकर सोसो सरप्राइज होते हुए कहती है कि मास्टर आखिरकार आपको इसके बारे में कैसे पता चला। सनवू मुंह बनाते हुए कहता है अभी के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वहीं पे सोसो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, वो घबराते हुए सनवू से माफी मांगती है, लेकिन वहीं पे सनवू काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपना पैर जमीन के ऊपर पटकते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दी है, जिसके से तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई हो, मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना ही होगा। जो सुनकर सोसो सनवू से दूर भागते हुए कहते हैं कि नहीं मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही। लेकिन सनवू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना है, कोई भी बहाना नहीं सुनना है। वहीं पे सोसो अपनी बात को रखने की कोशिश करते हुए कह रही होती है मास्टर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको बताना चाह रही थी। लेकिन वहीं पे सनवू उसकी कोई भी बात सुने बिना अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ उस बेबी एलिफेंट को देखते हैं जो कि साइड में बैठकर अपने गाल के ऊपर हाथ रखकर रो रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सनवू सिर्फ सोसो के साथ ही ऐसा नहीं कर रहा होता है, बल्कि सनवू मी, मॉन्क और व्हाइट कपड़े वाला बंदा उन सभी लोगों के पास जाकर उन सभी लोगों से फाइट कर रहा होता है और उन सभी
सभी लोगों को एक अच्छा सबक सिखा रहा होता है। और ये सभी चीजें बस सनवू एक ही जगह पे बैठे बैठे कर रहा होता है, क्योंकि ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक सपना होता है। सनवू सभी लोगों के सपने के अंदर जा जाके उन सभी लोगों से फाइट कर रहा होता है और उन सभी लोगों को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन इसके बारे में उन सभी लोगों में से किसी को भी नहीं पता होता है। वहीं पे सनवू ऐसा करते हुए सोच रहा होता है कि ब्लड चेक जल्दी ही सीक्रेटली अपने काफी ज्यादा हाई डिमेंस को सोसो के पास भेजे कि उसे किडनैप करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे सोसो को ये दे देना चाहिए, जो कहकर सनवू अपने पास एक एनर्जी के फॉर्म में सोसो के पास उस चीज को भेजता है, जो कि सीधे जाके सोसो की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से सनवू के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि सोसो की बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये बताया नहीं जाता है कि आखिरकार ये किस तरह की एनर्जी होती है और क्यों होती है और सनवू ने सोसो को क्या दिया है ऐसा। लेकिन आगे कहानी के अंदर हमें जरूर पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि सभी के घरों के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो देखकर सनवू कहता है मैंने जितना उम्मीद किया था ये उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का नॉन स्टेज कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि तुम घटिया इंसान, इस बार मुरी मलायंस तुम्हें राइटियस फैक्शन की ताकत दिखाएगी कि आखिरकार राइटियस फैक्शन कितनी ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर सफा क्लैन वाले कहते हैं कि राइटियस फैक्शन घंटा मेरा ताकतवर है, इस बार सफा क्लैन दिखाएगी कि आखिरकार सफा क्लैन क्या कर सकती है। इस बार सफा क्लैन वाले तुम्हारे राइटियस फैक्शन के जितने भी हीरोज है उन सभी के डैश के ऊपर लात मार के उन सभी को कंपटीशन से बाहर निकाल देगी। लेकिन आप सभी लोगों को पता ही होगा कि डैश की जगह उन लोगों ने क्या कहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ, तो आप लोग समझ लेना। तभी हम दो एल्डर्स का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो अपने डिसिपल से कह रहे होते हैं कि अगर तुम लोगों ने फर्स्ट राउंड को नहीं जीता तो तुम लोग सुसाइड कर लेना, क्योंकि हारने से तो यही अच्छा होगा कि तुम लोग सुसाइड करके मर जाओ। वहीं पे हम उनके डिसिपल का हाल देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा निराश होते हैं। वहीं पे हम उन लोगों के पीछे मी और उसके फादर को देख पाते हैं, जहाँ पे उसके फादर उसे कह रहे होते हैं कि मैं बस यही आशा करता हूँ कि तुम्हें इस कॉम्पिटिशन के अंदर कोई भी चोट ना लगे और मी तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर मी कहती है कि मैं इसी दिन के लिए तो रात दिन प्रैक्टिस कर रही थी, मेहनत कर रही थी, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर उसके फादर मी के हाथों को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि जो हाथ एक समय पे काफी ज्यादा सफेद और मुलायम हुआ करते थे वो अभी देखो कितने ज्यादा कठोर हो चुके हैं। मुझे कभी भी अपनी बेटी को उस कमीने के पास नहीं भेजना चाहिए था। जब मुझे लॉर्ड ने इस चीज का ऑर्डर दिया था तो मुझे उनके ऑर्डर को अपोज करना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। भले ही लॉर्ड उसके साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगा। मार्शल आर्ट सिखाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा मार्शल आर्ट सिखा सकता है, क्योंकि मार्शल आर्ट सिखाने के लिए हमारे पास खुद मार्शल आर्ट का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इतना तो मुझे पता ही है कि मैं उस बंदे से काफी ज्यादा अच्छा मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ। जो कहकर मी का फादर जैसे ही मी की एनर्जी को चेक करता है तो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि मी की जो एनर्जी होती है वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। तभी मी अपने फादर से कहती है कि फादर आखिरकार इसका मतलब क्या है कि हमें हर रात बस एक ही सपना आता है। सुनकर उसके फादर कुछ और ही एज्यूम कर लेते हैं। वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो कमीना मेरी बेटी को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है कि अब मेरी बेटी को उस कमीने के बुरे सपने तक आने लगे हैं। जिसके बाद वो मी से कहते हैं कि जब कोई इंसान काफी ज्यादा परेशान होता है और उसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहा होता है तभी उसे ऐसे सपने आते हैं। तो तुम खुद को शांत रखो और अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, तो फिर तुम्हें ऐसे सपने बिल्कुल भी नहीं आएंगे कभी भी। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और कोई अंदर एंटर करता है, जिसे देखकर मी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि लॉर्ड। जो सुनकर उसके फादर भी सरप्राइज होकर पीछे मुड़ते हुए कहते हैं तो ये है वो कमीना। तभी मी भागते हुए सनवू के पास जाने लगती है, जो देखकर सनवू से पूछता है कि तुम्हारे साथ जो पर्सन था क्या वो तुम्हारा फादर है। मी कहती है कि हाँ लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो मेरे फादर है। जो सुनकर आगे सनवू कहता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ पे ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हें कंपटीशन के लिए नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपना बेस्ट देना है और रिजल्ट की कोई भी चिंता करनी नहीं है। जो सुनकर मी भी चैन को थैंक यू बोलती है। वहीं पे जो उसका फादर होता है वो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि वो दोनों इतने ज्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं। वहीं पे सनवू आगे मी से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है और काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, तो तुम अपने आप के ऊपर भरोसा रखोगे, तुम बिल्कुल भी नहीं हारोगी और मुझे भी भरोसा है कि तुम बिल्कुल भी नहीं हारने वाली हो। जो सुनकर मी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। वहीं पे उसका फादर ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये कमीना आखिरकार इतने ज्यादा अच्छा एक्ट क्यों कर रहा है, जैसे कि ये इंसान काफी ज्यादा अच्छा हो, जबकि इस बंदे ने मेरी बेटी को इतना ज्यादा परेशान किया है कि उससे इसके बुरे सपने तक आने लगे हैं। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अरीना के चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं जो कि इस कंपटीशन को देखने के लिए आए होते हैं। वहीं पे सनवू और मी का फादर अरीना के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे मी का फादर काफी ज्यादा नर्वस होता है और कह रहा होता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है और मेरी बेटी इतनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई करने वाली है। वहीं पे सनवू उसकी ऐसी हालत देखकर सोच रहा होता है कि आखिरकार इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इस बंदे ने अपना ऐसा हाथ क्यों बना के रखा है। लेकिन तभी उसे साइड से कोई आवाज लगाता है कि लॉर्ड इस तरफ। जो सुनकर चैन हैरान होते हुए जब उस तरफ देखता
देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है। वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आगे वो ओल्ड मैन चैन से कहता है कि यहाँ से इतना भी ज्यादा बुरा नजारा नहीं दिख रहा है लॉर्ड, यहाँ पे आ जाइए। जो सुनकर वहाँ पे दूसरे जो फैक्शन लीडर्स होते हैं वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। वो अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं ये कमीना तो 7 जनरेशन का फैक्शन लीडर है, तो आखिरकार हमारे साथ यहाँ पे क्यों बैठेगा। वहीं पे चैन उन लोगों की इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को महसूस करते हुए सोच रहा होता है कि ये कमीने तो अपने गुस्से को भी छुपाना नहीं जानते हैं। ये तो साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे यहाँ बैठने से। जिसके बाद चैन की नजर एक बंदे के ऊपर जाती है, जिसे देखते हुए चैन सोच रहा होता है कि ये तो चैन से होके आज से पहले मैंने इस बंदे को यहाँ पे कभी भी नहीं देखा, लेकिन ये काफी ज्यादा अलग महसूस हो रहा है। जिसके बाद चैन उसके बारे में बताता है कि ये बंदा सर्कुलेशन में रहता है और अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा समय मार्शल आर्ट को देता है और अपने मार्शल आर्ट को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और ये साफ साफ है कि चिन सोक जो है वो असली लीडर है गार्ड्स का, लेकिन वहीं पे ली चियोन जो है वो उसकी असली पावर को दबा के रखा है, सीज कर रखा है। मेरे दूसरे फ्यूचर के अंदर चिन सोक के ऊपर सफा क्लैन के वॉरियर्स के द्वारा अम्बुश किया जाता है और उसके कमजोर पावर होने की वजह से वो सफा क्लैन के वॉरियर्स के सामने टिक नहीं पाता है और वो मारा जाता है। जिसके बाद सफा क्लैन और मुरिम अलायंस के बीच में काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी बड़ी वॉर शुरू हो जाती है जहाँ पे हजारों लोग मारे जाते हैं। तो आज मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के दौरान मैं चिन सोक के जितने भी सीक्रेट है उन सभी को पता लगाने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। सनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो दूसरा बंदा अपने वाइन के बोतल को सनवू की तरफ करते हुए उससे कहता है कि वाइन पीते हुए फाइट देखने का मजा ही कुछ और होगा, क्या तुम वाइन को पीकर टेस्ट करना चाहते हो। जो सुनकर सनवू वाइन को लेते हुए कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, ये तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि फाइट के दौरान एक एक कप वाइन हो जाए। और आप चिंता मत कीजिए, जब मैं अपने क्लैन के अंदर वापस लौटूंगा तो मैं आपको ग्रेटिट्यूड के तौर पे काफी ज्यादा अच्छी वाइन गिफ्ट करूंगा। जो सुनकर वो बंदा कहता है फिर तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, फाइनली मैं किसी ऐसे बंदे से मिला जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो मुरिम अलायंस और सफा क्लैन के वॉरियर्स अरीना के अंदर आ जाए। जो सुनकर मुरिम अलायंस की तरफ से एक लड़की और फैटी आते हैं पहले, जो देखकर लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं कि अरे वहाँ पे देखो वो तो हुआंग बोगडोंग है, वो तो सबसे बड़ा बेटा है ना हुआंग फैमिली का। जिसके बाद हम सफा क्लैन वालों की तरफ से देखते हैं जिसकी तरफ से भी उसका यंग मास्टर और एक लड़की आती है। तभी उसके बाद मी आती है, जिसे देखकर लोग उसके बारे में भी काफी सारे बातें करने लगते हैं। तभी कोई साइड से मी से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम भी यहाँ पे आओगी, क्योंकि नाजुक फूलों को तो उसके घर के अंदर ही रहना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि नाजुक फूल डैमेज हो जाए। जो सुनकर मी जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पे सफा क्लैन की लड़की होती है, जो कि आगे मी से कह रही होती है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे बस लोगों को दिखाने के लिए लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी स्किल और कोई भी टैलेंट नहीं है। फिर वो हंसते हुए कहती है कि अरे रे मुझे माफ करना, अगर तुम्हें बुरा लग गया हो तो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था तुम्हारी बेइज्जती करने का। वो दरअसल क्या है ना कि अपने आप मेरे मुंह से सच निकलने लगता है। जो सुनने के बाद भी मैं उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है, वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। जो देखकर तो उस लड़की को काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होता है। वहीं पे वो कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि चारों तरफ लोग उसी को देख रहे होते हैं। वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है आखिरकार इस कुतिया की हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे इग्नोर करने की, मैं इसे जरूर अच्छा सबक सिखाऊंगी। जिसके कुछ देर बाद एक इंस्ट्रक्टर ये अनाउंसमेंट करता है कि जल्दी ही मार्शल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो उन्हें जो भी स्टेज असाइन किया गया है वो सभी लोग उस स्टेज के ऊपर जाके खड़े हो जाएं। जो सुनकर सभी पार्टिसिपेंट अपने अपने स्टेज पे चले जाते हैं। वहीं पे बाहर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा बेसब्री से कंपटीशन के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कुछ ही पलों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वो कंपटीशन के स्टार्ट होते हैं मुरिम अलायंस की जो लड़की होती है उस सफा क्लैन वाले की यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे उन लोगों की फाइट देखकर बाहर से लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे देखो उस सफा क्लैन के यंग मास्टर को देख के लग रहा है कि वो कमजोर पड़ रहा है, वो उस लड़की के सामने खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा समय तक फाइट कर पाएगा, वो जल्दी ही हार जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड जो अब वो फैक्शन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा डोमिनेट कर रही है, उसके जो बंदे हैं वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम सनवू और उस बंदे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो बंदा हुआ बोडोंग को देखते हुए कह रहा होता है कि उस बंदे को देखने से लगता है कि हुआ क्लैन का जो सबसे बड़ा बेटा है वो अभी अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं है, उसे देखने से लगता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा है। वहीं पे हम फैटी की फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पे फैटी कमजोर पड़ रहा होता है और अपने अपोनेंट का सही से सामना नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पे उसका जो अपोनेंट होता है वो इस मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर काफी ज्यादा बुरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, उसे पीछे धकेलता जा रहा होता है। जो देखकर सनवू कहता है कि देखने से लगता है कि फैटी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से वो रात को अच्छी नींद नहीं ले पाया। लेकिन असल में तो ये सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि असली कारण तो सनवू ही जानता था। सनवू कहता है कि ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि फैटी ने रात को अच्छी नींद नहीं ली थी। दरअसल बात यह है कि स्वॉर्ड मास्टर से फाइट करने के दौरान उसकी जितनी भी ताकत थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और अपनी सारी ताकत एग्जॉस्ट होने की वजह से फैटी पूरी तरह से बेहोश हो गया था। जो देखकर सनवू कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है ये टूर्नामेंट में सही से पार्टिसिपेट कर पाएगा, फाइट कर पाएगा। स्वॉर्ड
मास्टर, तुम्हें इसके ऊपर इतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए था। वहीं पे ये सुनकर तो स्वॉर्ड मास्टर के पूरी तरह से पसीने छूट रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हुआ बोडोंग एलिमिनेट हो चुका होता है, हार चुका होता है। जो देखकर वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी लोग फैटी के ऊपर हंसने लगते हैं, वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते कह रहे होते हैं कि मुझे तो ये बात पहले से ही पता थी कि वो मोटा कमीना कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके अंदर बिल्कुल कोई भी ताकत नहीं है। वहीं पे ये सुनकर फैटी के जो फादर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में खड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं कुछ देर में आता हूँ। जिसके बाद हम एलिमिनेशन स्क्वाड रेड फॉक्स क्लैन की एक लेडी का सीन देखते हैं, जो कि ये सब देखने के बाद हंसते हुए कह रही होती है कि आखिरकार हुआंग के सबसे बड़े बेटे ने किस तरह के ट्रेनिंग को रिसीव किया था। उसे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कोई नॉर्मल डिसिपल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं पे उसके बगल में जो बंदा होता है, जो कि डोंगवांग फैक्शन का स्टॉर्म ऑफ द डेडली स्वॉर्ड होता है, वो कहता है मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। उसने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी कुछ भी हासिल नहीं किया। उसका मार्शल आर्ट अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही है, कमजोर। वो तो बस यहाँ पे आने के बाद मूरिम अलायंस की रेपुटेशन को ही खराब किया है। और वहीं पे हम देख पाते हैं कि उन सभी लोगों की बातें वहाँ पे सभी एल्डर सुन रहे होते हैं और वो लोग सनवू को जानबूझकर ये सुना रहे होते हैं। लेकिन सनवू वहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वो चुपचाप वहाँ पे शांत बैठा हुआ होता है। तभी उन दोनों के बाजू में जो पुराना लॉ एनफोर्समेंट सोल का लीडर होता है, वो कहता है कि भले हुआंग के सन ने यहाँ पे कुछ भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन उसने जो आज एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया है वो उसको आगे फ्यूचर में ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। और यही सेम चीज उसके ट्रेनिंग के लिए भी है। भले ही वो अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन इन सभी एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद वो फ्यूचर के अंदर एक ट्रू वॉरियर बनेगा। वहीं पे उन दोनों का मुंह ये सुनने के बाद पूरी तरह से बंद हो जाता है। वहीं पे उस बंदे को भी काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है, क्योंकि उसने जो अभी बोला होता है वो उसने खुद से नहीं बोला होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चौंकते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है आखिरकार अचानक से मुझे क्या हुआ था, मैं ऐसी बातें क्यों करने लगा था। वहीं पे हम सनवू को देख पाते हैं, जो कि ये देखने के बाद एक स्माइल करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके पीछे सनवू है। तभी सनवू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, देख नहीं सकता है कि साउंड कंट्रोलिंग स्किल जो है वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रही है। वहीं पे बाकी सभी एल्डर भी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। उनमें से एक एल्डर कह रहा होता है कि आखिर अचानक से इसे क्या हो गया, ये हुआंग की साइड क्यों ले रहा है। तभी हम मी के फादर को देखते हैं, जो कि किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच में सच है। तभी हम देखते हैं कि वो मी को देख रहे होते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्डमैन स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसे देखकर उसका फादर काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रहा होता है कि क्या उसने पहले पिनिकल को रीच कर लिया है। तभी हम मी के अपोनेंट को देखते हैं, जो कि उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल को देखकर पीछे हटने लगती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी वो अपने मन के अंदर सोचती है कि नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे ही डर कर पीछे नहीं हट सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों की नजर हमारे ऊपर ही है। अगर मैं यहाँ पे डर कर पीछे हट गई तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। जो सोचकर वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर मी के ऊपर अटैक कर देती है और मी के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाली हो। जो देखकर मी भी अपने 9 हेवेली प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती है और उस लड़की के ऊपर अटैक करती है। और जैसे ही उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है तो मी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो लड़की जख्मी होकर पीछे फेंका जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और हार जाती है। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी होल्डर्स होते हैं वो सभी लोग इस चीज को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मी जीत जाएगी। जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या सच में मी जीत गई। वहीं पे मी की जीत वाली बात सुनकर मूरिम अलायंस की जो दूसरी लड़की होती है वो उस तरफ देखते हुए कहती है कि क्या सच में मी इतनी ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन आखिरकार वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बनी। लेकिन जैसे उसका ध्यान हटता है तो इस मौके का फायदा उठाकर सफा क्लैन का जो यंग मास्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश उस लड़की के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे हार जाती है। वहीं पे ये देखकर उसके मास्टर को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि उस बेवकूफ ने अपने फाइट के ऊपर से ध्यान क्यों हटाया, तुम सच में काफी बड़ी बेवकूफ हो। वहीं पे सनवू को तब एक मौका मिल चुका होता है उसका मजाक उड़ाने का, जिसके बाद सनवू उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार कुछ देर पहले कोई किसी का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब खुद उसे अपने स्टूडेंट को देखना चाहिए जो कि फाइट के ऊपर सही से ध्यान भी नहीं दे सकती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इतना जो इंटेंस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन था उसका फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है। सफा क्लैन और मूरिम अलायंस के जितने भी फीमेल वॉरियर थे उनमें से सबसे अजीत सफा क्लैन की फीमेल वॉरियर ने हासिल की है, और वहीं पे मेल्स में सबसे अजीत लॉ एनफोर्समेंट हॉल के जितने भी वॉरियर्स थे उनने हासिल की है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल जो कि कुछ समय पहले काफी ज्यादा डिक्लाइन में जा रही थी, पीछे जा रही थी, वो अब बस कुछ ही महीनों में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि कुछ महीने पहले एक नए मास्टर ने उनका चार्ज हाथ में लिया था। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट हॉल धीरे धीरे कर अब ऊपर आती जा रही है। जिसके बाद वो पूछता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल का लीडर कौन है। जो सुनकर सभी लोग बताते हैं कि डिवाइन ड्रैगन व्हाइट क्लाउड। जिसके
जिसके बाद हम रेफरी को देखते हैं जो कि अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि जबकि मार्शल आर्ट कंपटीशन का फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है तो अब मैं सेकंड राउंड के मैचेस को अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो फर्स्ट मैच के बारे में बताता है कि पहला मैच मुरिम अलायंस के टीआईजी जो कि मुडेन फैक्शन से है और उसका अपोनेंट है मुरिम अलायंस का मु यांग जो कि हुआंग फैक्शन से है। जिसके बाद रेफरी उन दोनों को अरीना में बुलाता है। उसके बाद हम टीआईजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा निराश और उदास लग रहा होता है, लेकिन वहीं पे मु यांग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार होता है। जिसके बाद रेफरी जैसे ही फाइट को स्टार्ट करता है तो मु यांग अपनी फुल स्पीड में टीआईजी के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे टीआईजी को उसके अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है और वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर पा रहा होता है। वहीं पे सनवू के बाजू में जो मास्टर होता है वो सनवू से कहता है उस लड़की का जो स्वॉर्ड का टॉप है वो मुझे काफी ज्यादा हेवी लग रहा है। जो सुनकर सनवू को अभी के लिए इस बात का मतलब तो समझ नहीं आता है, लेकिन सनवू को जल्दी इस बात का मतलब समझ में आने वाला होता है। जिसके बाद हम फिर से टीआईजी और मु यांग के फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे मु यांग लगातार टीआईजी के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। वहीं पे टीआईजी बस उसके अटैक को ब्लॉक करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन वहीं पे उसको अटैक को ब्लॉक करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। जो देखकर मु यांग टीआईजी से कहता है कि क्या तुम कब तक मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाओगे, तुम अभी नहीं तो बाद में जाओ थक जाओगे और मैं उसी समय तुम्हारे खेल को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तभी हम टीआईजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है और मु यांग के अटैक के प्रेशर से पीछे हटते हटते वो बिल्कुल अरीना के कोर तक आ गया होता है, बिल्कुल किनारे तक आ गया होता है। जहाँ से उसका एक और कदम पीछे हटा तो वो हार जाएगा। वहाँ पे पहुँचने के बाद टीआईजी अपने मन के अंदर सोच रहा होता है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। तभी वो फैटी को याद करता है, फैटी के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करता है, लेकिन तभी अचानक से उसे फैटी का एक इविल रूप दिखाई देता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा होता है। तभी टीआईजी के दिमाग में किसी का आवाज आता है, हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने फाइट के ऊपर फोकस नहीं किया तो तुम ऐसे ही हार जाओगे। वहीं पे इस आवाज को सुनकर टीआईजी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि माय लॉर्ड क्या ये आप हैं। तन्वू कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है कि ये सभी चीजें हुआ बोडोंग फैटी के कारण हो रही हैं। जो सुनकर टीआईजी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि माय लॉर्ड क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तन्वू कहता है कि हाँ। टीआईजी कहता है कि माय लॉर्ड मुझे नहीं पता है कि आप कितना जानते हैं, लेकिन जब से फैटी मेरे सपने में आया है तब से मैं किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही फाइट ना ही ट्रेनिंग, मैं किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तन्वू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मार्शल आर्ट कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। तभी हम मु यांग को देखते हैं जो कि टीआईजी के ऊपर अपना फाइनल अटैक करते हुए कहता है कि अब ये फाइट यहीं पे खत्म होती है। तभी सनवू टीआईजी से कहता है लेकिन सारा सच जानने से पहले तुम्हें इस फाइट को जीतना होगा, तुम्हें प्रॉपर तरीके से फाइट के ऊपर फोकस करना होगा। फाइट करो टीआईजी, अगर तुम्हें सच जानना है तो फाइट करो। जो सुनकर टीआईजी का जो डर होता है, जो भ्रम होता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। जिसके बाद टीआईजी फिर से अपने पिछले वाले फॉर्म में आते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और जैसे ही मु यांग का फाइनल अटैक उसे लगने वाला होता है उससे पहले टीआईजी अपनी सबसे ताकतवर स्किल को एक्टिवेट करते हुए मु यांग के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश करता है और मु यांग एक ही स्लैश में वहाँ पे हार जाता है। जिसके बाद टीआईजी अपनी स्वॉर्ड को म्यान में रखते हुए कहता है कि अब ये फाइट यहीं पे खत्म हुई और इसी के चैंपियनशिप के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू और मी के फादर बैठे हुए होते हैं। वहीं पे मी के फादर सनवू को काफी ज्यादा हैरानी से कह रहे होते हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, आखिर में जो 5 फाइनलिस्ट बचे हुए थे वो हमारे ही फैक्शन से हैं। हम लोग काफी लंबे समय से एक डिजास्टर को फेस करते हुए आ रहे हैं, हमेशा हारते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हमने सभी मुश्किलों को और कम कर एक बड़ी जीत हासिल की है और सभी के टॉप पर आ गए हैं। सनवू कहता है ये तो हमारा लक अच्छा था, हमें लक को थैंक यू कहना चाहिए। जो सुनकर मी के फादर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं अगर हम सारा क्रेडिट लक को दे देंगे तो ये काफी ज्यादा अनफेयर होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपने काफी ज्यादा मदद की है। जैसा कि लॉर्ड यू ने बताया था आपका टैलेंट एक्सेप्शनल है। वहीं पे सनवू उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि अचानक से ये पर्सन पूरी तरह से बदल चुका है, ये पहले कितना ज्यादा निराश और दुखी था, अब देखो ये कितना ज्यादा खुश है। तभी हम मी के फादर को देखते हैं जो कि बाजू में बैठे हुए पर्सन से कहता है कि ग्रैंड मास्टर मैं कह रहा था कि अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं एक ऑफर देना चाहता हूँ, साथ ही साथ एक फेवर देना चाहता हूँ लॉर्ड यू को। वहीं पे ये सुनकर सनवू भी सोच रहा होता है कि क्या एक फेवर, आखिरकार किस तरह का फेवर। मी के फादर कहते हैं कि कैसा रहेगा कि हम अपने फैक्शन लीडर को सबसे आखिरी में भेजे। वहीं पे ये कहकर वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है हमारे लीडर्स को सबसे पहले भेजना ये एक चाल भी हो सकती है बाकी सभी फैक्शन लीडर्स की, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम सबसे आखिरी में जाएं। फिर वो चैन से पूछते हैं कि आखिरकार आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। वहीं पे चैन उसकी बातें सुनकर उसको कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज फैक्शन लीडर्स की लड़ाई होती है, जहाँ पे रेफरी बताता है कि आज वेजगार्ड बैटल है, जहाँ पे हमारे फैक्शन लीडर यून सनवू एक तरफ होंगे और उनके अपोनेंट में मिलिट्री चीफ सेन जियोमोंग होंगे। तभी हम
हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे सनवू मी के फादर से कह रहा होता है मैं वेटगार्ड बैटल के अंदर हिस्सा लूंगा। जो सुनकर मी के फादर हैरान होते हुए कहते हैं कि मैं आपके चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? सनवू कहता है कि हाँ। जो सुनकर मी के फादर कहते हैं कि अगर आप वेटगार्ड बैटल के अंदर हिस्सा लेना ही चाहते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वेटगार्ड बैटल से पूरी तरह से सेफली वापस आ जाए और मैं भी इस चीज के लिए तैयारी कर लेता हूँ। जो सुनकर सनवू कहता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है लॉर्ड ग्यूजू, आपका टर्न नहीं आएगा। वहीं पे ये सब याद कर मी के फादर सोच रहे होते हैं कि ग्रुप लीडर यून सनवू अब सच में काफी ज्यादा औसम है। जिसके बाद हम उन दोनों की फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पे सनवू सेंग के सामने आ चुका होता है और वहीं पे रेफरी अनाउंस करता है कि मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। रेफरी के मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते ही वहाँ पे सेंग सनवू को प्रोवोक करते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरा हो गया कि तुम मेरे सामने आ गए, क्योंकि मैं तो तुम्हें कीड़े की तरह मसलने वाला हूँ, तुम्हें काफी ज्यादा अफसोस होने वाला है। जो कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पे बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सेंग को देखकर बातें करने लगते हैं कि सेंग जो है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी दूसरा कोई कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि सेंग जो है वो हुआ सियोंग के ही जितना पावरफुल है, और तुम्हें पता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका कंपैरिजन लेजेंडरी मास्टर के साथ किया जाता है। वहीं पे सन उन लोगों की सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, ना ही कुछ बोलता है। वहीं पे सेंग ये सुनने के बाद तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे पता है तुम कमीने सनवू, तुम्हारी अंदर से काफी ज्यादा जल रही होगी मेरी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर, लेकिन तुम कुछ दिखा नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, तुम कब तक अपने आप को ऐसे मेंटेन करके रख पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारी काफी ज्यादा गंदी बेइज्जती करने वाला हूँ। मैं तुम्हें काफी बुरी तरह से हराऊंगा, क्योंकि मेरे पास डेथ की एनर्जी है जिसकी वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और मैं अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को सोख सकता हूँ स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। वो इतने ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब तो मेरे फादर ने भी मुझे अलाउ कर दिया है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, आगे का प्रोसेस वो संभाल लेंगे। जो सोचने के बाद वो काफी ज्यादा स्पीड में अपनी स्वॉर्ड को लेकर सनवू के पास पहुंच जाता है और अचानक से सनवू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका प्रेशर बाहर बैठे लोगों के ऊपर भी पड़ रहा होता है। वो लोग भी उस अटैक की ताकत को फील कर पा रहे होते हैं। वहीं पे जैसे जैसे धीरे धीरे धूल हट रहा होता है तो हमें दिखाई देता है कि सनवू अभी भी अरीना के अंदर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन वहीं पे सेंग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी हम अरीना के थोड़ी दूर पे देखते हैं, जहाँ पे सनवू का एक ही पंच खाकर सेंग जो होता है वो सामने की दीवार से टकराया हुआ होता है, और उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो दीवार भी बहुत ही बुरी तरह से क्रैक हो चुका होता है, और सेंग सनवू के बस एक ही अटैक में काफी बुरी तरह से जख्मी होकर हार चुका होता है। और वहीं पे सनवू काफी ज्यादा औसम पोज में अरीना में खड़ा होता है और कह रहा होता है कि बोलने से कुछ नहीं होता है, करना भी पड़ता है। वहीं पे हम रेफरी को भी देखते हैं, जो कि खुद भी काफी ज्यादा शौक में होता है, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा जल्दी हुई होती है कि वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आया होता है। यहाँ तक कि रेफरी इतनी ज्यादा शौक में होता है कि वो सनवू के जीत को अनाउंस करना भूल चुका होता है, जो देखकर सनवू रेफरी को जगाते हुए कहता है, हे आखिरकार तुम कब तक वहाँ पे ऐसे खड़े रहकर देखने वाले हो, मैं जीत चुका हूँ तो चलो अनाउंसमेंट करो। जो सुनकर रेफरी होश में आते हुए जल्दी से अनाउंसमेंट करता है कि यून सनवू जीत चुके हैं। वहीं पे सेंग के जो लोग होते हैं वो सेंग के पास भागते हुए जाते हुए कहते हैं, लीडर क्या आप ठीक है, लीडर क्या आप ठीक है। वहीं पे हम सनवू को देखते हैं, जो कि ये देखने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, मुझे मेरी ताकत को थोड़ा और कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस जगह पे इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। मैं कुछ ऐसे भी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जो कि मुझे लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, उसकी वजह से भी मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी हम सनवू को देखते हैं, जिसके पास सिस्टम की तरफ से काफी सारी नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर सनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें उसे बताई जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सभी चीजों को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी काम की नहीं है। और अभी सनवू को एक टेक्निक मिली होती है जिसका नाम साउंड इंचांटमेंट होता है, जिसे देखकर सनवू सोच रहा होता है कि ये जो साउंड इंचांटमेंट टेक्निक है वो एक एडवांस इंचांटमेंट टेक्निक है, जिसका काफी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। सनवू ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसको अपने पीछे किसी चीज को महसूस होता है। जो महसूस होता है, सनवू जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर होता है उसको अपने सीने के अंदर काफी ज्यादा भयानक दर्द हो रहा होता है, जो देखकर सनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो सक्सेसर है ब्लैक एम्परर का वो इफेक्ट हो रहा है ब्लड गिल्ड के कर्ज से। अगर ये चीज ऐसे ही कंटिन्यू रही तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है इससे। जिसके बाद अगले सीन में एक मास्टर उसको बाहर ले आता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि आखिरकार आपके साथ क्या हुआ है, अचानक से आपको क्या हो गया, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मैं आपको इन्फॉर्मरी लेके चलता हूँ। जो सुनकर वो कहता है कि नहीं, ये बस हल्का सा दर्द है। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से कोई पर्सन आके उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो हैरान होते हुए पीछे मुड़ता है और उससे
पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन वो पर्सन उसको कोई भी जवाब नहीं देता है। वो बस अपनी गोल्डन पावर को, अपनी गोल्डन एनर्जी को उस बंदे के शरीर के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो दर्द होता है वो अचानक से पूरी तरह से गायब हो जाता है। जो देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। फिर वो उस पर्सन से पूछता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सनवू होता है, जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। मेरे ख्याल से इसकी जो बॉडी की करंट स्टेट है वो बिल्कुल मेरे पिछले लाइफ की बॉडी की स्टेट जितनी ही है। ये ग्रेट डिसिपल है स्वॉर्ड एम्परर का, लेकिन इसके बावजूद ये बंदा ब्लड शेक के कर्ज से अफेक्ट हो गया। सनवू ये सोच ही रहा होता है कि तभी रेफरी अनाउंस करता है कि सेकेंड राउंड जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी अपोनेंट स्टेज पे आ जाए। जो सुनकर सनवू वहाँ से स्टेज की तरफ जाते हुए कहता है कि ये कर्ज है। जो सुनकर वो बंदा सनवू से पूछता है तो आखिरकार तुम कौन हो। सनवू कहता है कि इसके बारे में हम राउंड खत्म होने के बाद बात करेंगे। हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू का अपोनेंट उसके सामने होता है, जो कि उसके सामने उसे ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की लीडर। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये बंदा ड्रैगन स्वॉर्ड स्कूल का लीडर होता है, राइजिंग हेवनली ड्रैगन किंग गोक्स जून। तभी सनवू भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये गोक्स जून है, जो कि क्योसेक का एक पार्ट है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई चालबाजी करेगा, तो मुझे इससे अच्छे से फाइट करनी चाहिए। जिसके बाद वो गोक्सजून से कहता है कि मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। जिसके बाद रेफरी भी उन दोनों के फाइट को स्टार्ट करते हुए कहता है तुम दोनों का डुअल यहीं पे स्टार्ट होता है। जो सुनते ही वो दोनों अपनी स्वॉर्ड को निकालकर एक दूसरे के ऊपर काफी जोरदार अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को लगातार पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं और लगातार अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पे गोक्सजून को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है चैन से फाइट करने पे, जहाँ पे वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि सच में ये इंसान तो काफी ज्यादा ताकतवर है। अच्छा हुआ कि मैंने शुरू से ही इसे अंडरएस्टिमेट नहीं किया और इसके साथ अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी काफी नहीं होगा इसे हराने के लिए। मुझे मेरी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, और भी ज्यादा ताकतवर हमले करने होंगे। जो सोचकर वो अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी को मैग्नीफाई कर अपनी एनर्जी को डालकर चैन के ऊपर अटैक करता है। जो देखकर सनवू भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो हंसते हुए अपनी लाइटनिंग पावर को रिलीज करता है और अपनी लाइटनिंग पावर को अपनी स्वॉर्ड के अंदर डालने लगता है। जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने पावरफुल अटैकों को एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज हो रहा होता है, जिसे बाहर बैठे लोग भी महसूस कर पा रहे होते हैं। जिसे महसूस कर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि सच में कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है, और साथ ही साथ इन दोनों का ही जो मार्शल आर्ट है वो सच में काफी ज्यादा सुपीरियर है, हमसे तो काफी ज्यादा ऊपर है। अगर हमारे मार्शल आर्ट के साथ इनके मार्शल आर्ट को कंपेयर किया जाए वो तो किसी हाथी के सामने किसी चींटी के बराबर होगा। तभी हमारा सीन फिर से अरीना की तरफ आता है, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों का ही पावर सेम होने की वजह से वो दोनों पीछे धकेले जा रहे होते हैं। तभी गोक्सजून को कोई ओपनिंग दिखती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है फाइनली इसने एक गलती कर दी और मुझे एक ओपनिंग मिल गई। मुझे अब अपने सबसे ताकतवर अटैक का करना होगा ताकि मैं एक ही अटैक में इस गेम को खत्म कर दूं। ये पूरी तरह से बेहोश हो जाइए, अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने के भी लायक न बचे। जो सोचकर गोक्सजून अपनी काफी ज्यादा भयानक पावर को रिलीज करने लगता है और अपना एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसका नाम हेवनली वाइन फ्यूरियस ड्रैगन स्वॉर्ड और साथ ही साथ वाइल्ड गेट ड्रैगन वेव। ये इन दोनों ही अटैक को कंबाइन कर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एनर्जी का एक काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बनता है, जो कि सीधे सनवू की तरफ जाने लगता है। जो देखकर गोक्सजू खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली अब मेरी विक्ट्री मेरी आंखों के सामने है, अब मैं जीतता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। वहीं पे सनवू भी इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे दिखाना ही होगा कि आखिरकार यहाँ पे बाप कौन है। जो कहकर सनवू अपनी काफी ज्यादा लाइटिंग एनर्जी को रिलीज करने लगता है, इतनी ज्यादा कि उसकी पूरी बॉडी से लाइटिंग एनर्जी ओवरफ्लो हो रही होती है। जिसके बाद सनवू सीधे उस ड्रैगन अटैक के हेड ऑन चला जाता है और अपने 12 शॉप द थंडर क्लाउड का इस्तेमाल करता है। और बस इतना ही नहीं, सनवू इसके साथ ही साथ और 2-3 अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है फ्लोइंग डाउन क्लाउड और साथ ही साथ हेवनली थंडर कंबाइन स्ट्राइक और साथ ही साथ थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक। इन सभी चीजों को कंबाइन कर सनवू का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो बड़ी आसानी से उस एनर्जी से बने हुए ड्रैगन को चीरता हुआ उसके आर पार निकल जाता है। और ये सीन काफी ज्यादा आइकॉनिक होता है, क्योंकि सनवू यहाँ पे सभी लोगों को ये दिखा रहा होता है कि आखिरकार वो कितना ज्यादा पावरफुल है और वो कितना ज्यादा कैपेबल है। और वहीं पे गोक्सजू सनवू की इतनी ज्यादा पावर को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया होता है, काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। वो कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता है, वो कुछ कर पाता उससे पहले सनवू उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर
देता है, जिसकी वजह से अरीना के अंदर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद अरीना से जैसे ही धूल हटती है तो हमें दिखाई देता है गोकजुक और सनवू दोनों ही एक दूसरे के सामने अरीना में बिल्कुल सही सलामत खड़े होते हैं। लेकिन वहीं पे गोकजुक थोड़ा जख्मी हो चुका होता है। लेकिन सनवू का जो फाइनल स्ट्राइक होता है सनवू उसे गोकजुक के ऊपर नहीं करता है। वो आखिरी में अपनी अटैक को कंट्रोल कर लेता है, अपनी पावर को कम कर लेता है, जिसकी वजह से गोकजुक जख्मी होने से बच जाता है। वहीं पे गोकजुक सनवू को शुक्रिया करते हुए कहता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लीडर, मुझे ये पता है कि आपका जो आखिरी हमला था उसके अंदर आपने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई और आखिर में आके आपने अपनी ताकत को कम कर लिया ताकि मैं जख्मी ना हो जाऊं और साथ ही साथ मैं जख्मी होकर अरीना से बाहर न चला जाऊं। जो कहकर वो अपने घुटनों पे आ जाता है और सनवू से कहता है मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि आपने मेरी यहाँ पे इज्जत रख ली। अगर मैं जख्मी होकर अरीना से बाहर चला जाता तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती। लेकिन अब जबकि मुझे ये बात पता चल गया है कि मैं आपसे नहीं जीत सकता हूँ, मैं आपके जितना ताकतवर नहीं हूँ, तो मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अगले सीन में कहीं और पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी के सामने अपने घुटनों पे होता है। जिसके सामने वो बंदा अपने घुटनों पे होता है वो बंदा उसे कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दे जा रहे हो। जो कहते हुए वो बंदा अपनी ब्लैक कलर की एनर्जी को उस बंदे के ऊपर डालकर उसे काफी ज्यादा भयानक दर्द पहुंचाने लगता है। वहीं पे वो बंदा अपने दर्द में कह रहा होता है कमांडर प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मैं पक्का उन तीनों को ही अपने कंट्रोल में ला लूंगा, अपने वश में ला लूंगा। और यहीं पे हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा असुरा हॉल लीडर होता है, डार्क हेवनली असुरा डोंग जोंग सो। जो सुनकर वो कमांडर अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर वापस बुला लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पे एक सर्वेंट को बुलाता है और उसे बुलाने के बाद वो डोंगजोंग की तरफ भेज देता है। वहीं पे वो सर्वेंट अपने हाथों में कुछ लेकर डोंगजोंग के पास जाता है। वहीं पे डोंगजोंग उस सर्वेंट के हाथ में उस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद उसके हाथ से वो उसको ले लेता है तो हमें पता चलता है कि वो एक पील होता है। जिसे देखकर डोंगजोंग कमांडर से कहता है कमांडर ये तो एक ब्लड पील है जिसको खाता ही हमारी पावर कुछ समय के लिए काफी ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है। और वहीं पे डोंगजोंग उस पील को देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये पील तो इनक्रेडिबली काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये पील हमें बाहर की पावर को बोरो करने में मदद करती है, जिसकी वजह से हमारी जो मार्शल आर्ट की पावर है वो काफी ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है 4 घंटों के लिए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इसका साइड इफेक्ट पूरे 1 महीने तक रहता है, लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी उस पील को खाना पड़ता है। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें सनवू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे सिस्टम की तरफ से काफी सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसका यान माना हार्ट जो है वो SSS रैंक तक पहुंच चुका है और साथ ही साथ उसका जो यान माना हार्ट है वो 6 सर्कल तक पहुंच चुका है। और बस इतना ही नहीं, सनवू की और काफी सारी नई नई स्किल अनलॉक हुई होती है, जिसे देखकर सनवू खुश होते हुए कह रहा होता है सच में इस बार तो मुझे काफी ज्यादा ग्रेट बेनिफिट हुआ और साथ ही साथ मेरा जो यान माना हार्ट है वो भी 6 सर्कल तक पहुंच चुका है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू के फाइट खत्म होने के बाद मी के फादर हंसते हुए सनवू से कह रहे होते हैं मुझे आज उन कियोस्क के कमीनों को निराश होते हुए देखकर सच में काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन आखिरकार आपने अभी तक अपनी इतनी ज्यादा ग्रेट मार्शल आर्ट और साथ ही साथ इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को क्यों छुपाए रखा था। जो सुनकर सनवू कहता है क्या मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था कि आपकी बारी नहीं आएगी। जो सुनकर मी के फादर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो जल्दी से इस बात को हकीकत करके दिखाओ, मेरी बारी आने से पहले सभी अपोनेंट को हरा दो, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये बूढ़ा इंसान जरूर तुम्हें एक सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड देगा, एक अच्छा रिवॉर्ड देगा। यही कहते हुए मी के फादर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे 3rd राउंड के भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि 3rd राउंड स्टार्ट होने वाला है और मी को दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए सनवू सोच रहा होता है कि मैंने दोनों की प्रोटेक्शन के लिए पहले ही उस चोर को लगा दिया है तो वो उन दोनों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा। अब मुझे उन दोनों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुझे अब मेरी फाइट के ऊपर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है और मेरी तीसरी फाइट को भी जीत लेना है। जिसके बाद हम सनवू के अपोनेंट को देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि डोपिंग होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोपिंग अरीना के अंदर आने के बाद अपने स्टिक को सनवू की तरफ पॉइंट करते हुए अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है और वो सनवू के प्रति काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है, जो देखकर सनवू पीछे मुड़ जाता है। जिसके बाद वो पीछे जाकर एक स्टिक को उठाता है और उठाते हुए कहता है कि मेरा अपोनेंट अगर स्टिक से फाइट कर रहा है तो मैं भी एक स्टिक से ही फाइट करूंगा। जिसके बाद वो स्टिक उठाकर अपने मूव को शो करने लगता है, जो देखकर डोपिंग चौंकते हुए सनवू से कहता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल का लीडर स्टिक को भी जलाना जानता है। तुमने जो स्वॉर्ड से अभी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया वो देखकर मुझे लगा कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो, तुम स्वॉर्ड जलाना काफी ज्यादा अच्छे से जानते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अपनी काफी ज्यादा पावरफुल कीज को रिलीज करते हैं और दूसरे के साथ अपनी कीज को क्लैश करते हैं, जो देखकर रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि तीसरा और आखिरी बैटल स्टार्ट होता है। जो देखकर सनवू एक स्माइल करते हुए अपनी मूव को रेडी करने लगता है, जो देखकर डोपिंग पहले ही समझ जाता है कि सनवू एक काफी ज्यादा पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करने वाला है, जिसकी वजह से वो सनवू से पहले
पहले ही अपनी स्किल का इस्तेमाल कर लेता है जिसका नाम एनाहिलेटिंग असुरा स्पेयर होता है। वो जैसे अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे एनर्जी से बना हुआ एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो काफी ज्यादा तेजी से सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर सनवू एक स्माइल करता है और उसके बाद वो अपनी 12 ऑफ द थंडर क्लाउड के मॉडिफाई फॉर्म का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर वो अपनी स्टिक की मदद से 12 ऑफ द थंडर क्लाउड का इस्तेमाल करता है और उसके बाद गेट लाइटनिंग बॉल का इस्तेमाल करता है। सनवू अपनी इस टेक्निक का जैसे इस्तेमाल करता है तो बिजली से बनी हुई एक शील्ड सनवू के चारों तरफ बन जाती है और वहीं पे डोपिंग का जो अटैक होता है वो जैसे सनवू की शील्ड से टकराता है तो डिफ्लेक्ट हो जाता है। वहीं पे ये देखकर तो डोपिंग के तोते उड़े हुए होते हैं क्योंकि सनवू ने बड़ी आसानी से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया होता है, वो भी बस एक स्टिक की मदद से। वहीं पे वो काफी ज्यादा चौंकते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार ये पर्सन तो स्वॉर्ड चलाने में माहिर था ना, तो आखिरकार ये इतनी ज्यादा अच्छी तरह से एक स्टिक को कैसे चला पा रहा है। मुझे तो लग रहा था कि पहले ये पर्सन शो ऑफ करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पर्सन स्टिक चलाने में इतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन चलो, अगर मेरे अटैक का तुम पे कोई असर नहीं हो रहा है तो मैं अपनी की मदद से तुम्हें अपने घुटनों पे लाऊंगा, जो कहकर डोपिंग अपनी इनर की को रिलीज करता है। वहीं पे ये देखकर सनवू भी अपनी इनर की को रिलीज करता है और वो दोनों ही अपनी इनर की का क्लैश करते हैं, जिनके क्लैश होते ही वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है, जो महसूस कर बाहर के सभी लोग काफी ज्यादा चौंकते हुए कह रहे होते हैं सच में इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल का लीडर जो है वो सच में काफी ज्यादा रिमार्केबल है। वहीं पे सनवू सोच रहा होता है कि डोपिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम की के बैटल से मुझसे जीत जाओगे? सच में तुम काफी बड़े बेवकूफ हो। तुम चाहे अपनी कितनी भी इनर की को रिलीज कर लो, तुम इससे इनर की के बैटल में कभी भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि मेरी जो इनर की है वो सुप्रीम यान फॉर्मेशन से आ रही है। तुम्हारे की एक लिमिट है लेकिन मेरे की कोई भी लिमिट नहीं है। मैं जब तक चाहूँ अपनी की का इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना थके बिना रुके। वहीं पे सनवू को सिस्टम की तरफ से काफी सारी नोटिफिकेशन भी आ रही होती है, जहाँ पे उसे बताया जा रहा होता है कि उसकी जो की है वो टेम्परेरी इंक्रीज हो चुकी है, जिसके बाद सनवू उस पील का जो हिडन इफेक्ट होता है वो भी ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से उसका जो की होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। जो देखकर सनवू सोच रहा होता है कि बिलियन बाइंडिंग एसेंस ऑब्जॉर्प्शन सेज मेडिसिन टेक्निक जो है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी मदद से ब्लड सोर्जिंग पील के मैं सिर्फ अच्छे पार्ट को ऑब्जॉर्व कर पा रहा हूँ, वहीं पे जो उसका साइड इफेक्ट है मैं उसे पूरी तरह से रिमूव कर पा रहा हूँ। वहीं पे इन सभी चीजों की वजह से सनवू की जो की होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है कि डोपिंग का स्पेयर जैसे सनवू के की के साथ टकराता है तो उसके ऊपर काफी सारे क्रैक आने लगते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक डोपिंग का स्पेयर सनवू के की पावर को हैंडल नहीं कर पाता है और टूट जाता है। जो देखकर तो डोपिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसका स्पेयर सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन सनवू के बस की वजह से उसका स्पेयर टूट गया। फिर वो जब सनवू को देखता है तो वो देखता है कि सनवू बिल्कुल पहले जैसा होता है, उसके ऊपर एक क्रोच तक नहीं होता है और वहीं पे जो उसकी एनर्जी की पावर होती है वो भी बिल्कुल पहले जैसी होती है। इतनी ज्यादा की को रिलीज करने के बाद 2 फाइट करने के बावजूद उसकी की थोड़ी भी कमजोर नहीं पड़ी हुई होती है। वहीं पे बाहर जितने भी लोग होते हैं जो कि डोपिंग के सपोर्टर होते हैं वो ये देखकर कह रहे होते हैं कि आखिरकार सनवू कोई इंसान है या फिर कोई मॉन्स्टर। उस इंसान ने लगातार 2 फाइट की है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डोपिंग से इस तरह फाइट कर पा रहा है जैसे कि उसने कोई लहरा ही नहीं ले रही है। जिसके बाद हम फिर से सनवू को देखते हैं जो कि डोपिंग को प्रोवोक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी पावर थी, क्या तुम्हारे अंदर इतना ही दम था? जो सुनकर डोपिंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो सनवू को गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ह्यूमिलेट करने की, मुझे नीचा दिखाने की। जो कहकर वो काफी ज्यादा गुस्से में तेजी से आगे बढ़ता है और सनवू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहीं पे सनवू उसके अटैक को काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। जो देखकर डोपिंग सनवू के ऊपर मल्टीपल से अटैक करने लगता है, लेकिन वहीं पे सनवू उसके सभी अटैकों को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। जो देखकर डोपिंग का अब दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है इसकी तो, जिसके बाद वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सनवू के ऊपर अटैक करता है। जो देखकर सनवू भी चौंक जाता है, क्योंकि डोपिंग का ये अटैक उसके बाकी सभी अटैकों से काफी ज्यादा अलग होता है। वहीं पे बाहर के लोग ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं डोपिंग तो इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल के लीडर के मेरिडियंस के ऊपर निशाना बना रहा है, क्या वो उसे क्रिपल करना चाहता है? वहीं पे ये देखने के बाद मी के फादर भी काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बस एक नॉर्मल कंपटीशन है, आखिरकार तुम कैसे किसी के मेरिडियन को खत्म करने की कोशिश कर सकते हो? लेकिन वहीं पे हम डोपिंग को देखते हैं जो कि गुस्से में पूरी तरह से पागल हो गया होता है। वो किसी की बात पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो बस सनवू को खत्म करना चाह रहा होता है, मारना चाह रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम डार्क असुरा ब्लास्ट होता है। डोपिंग जैसे ही अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सनवू के ऊपर अटैक करता है तो एनर्जी से बना हुआ एक मॉन्स्टर सनवू के ऊपर काफी ज्यादा इसे अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखकर तो बेगर शेक वाला बंदा भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो चौंकते हुए कहता है ये तो, लेकिन तभी हम सनवू की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। मेरा मतलब है काफी सारे, जिसमें से पहला होता है 12 ऑफ द थंडर क्लाउड का कंबाइंड टेक्निक, जिसके बाद थंडर गेल, हॉरिजॉन्टल स्लैश, थंडर क्लाउड, स्ट्रेट स्ट्राइक। सनवू इन सभी अटैकों को कंबाइन कर डोपिंग के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है।
सनवू अपनी इन सभी अटैकों को जैसे कंबाइन करके अटैक करता है तो डोपिंग का जो अटैक होता है वो डोपिंग के अटैक को बस एक ही झटके में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और डोपिंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, जो देखकर डोपिंग जल्दी से सनवू के उस अटैक को डॉज करता है और फिर उसके बाद सनवू के अटैक की पावर को देखकर पूरी तरह से घबराते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा इतना ज्यादा पावरफुल अटैक भी किसी भी काम का नहीं निकला, वो उस बंदे को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाया, आखिरकार अब मैं क्या करूं। लेकिन वो ऐसा सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी सनवू जंप कर डोपिंग के ऊपर अपनी स्टिक से अटैक कर देता है, जहाँ पे वो सीधे उसके सर के ऊपर अटैक करता है, जिसके वजह से डोपिंग सनवू के सामने अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है। वहीं पे सनवू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैं बिना कोई अच्छी रीजन के इसको नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको मार दिया तो ऑर्डर और कियोसेक के बीच में एक वॉर छिड़ सकती है, एक जंग छिड़ सकती है। तो यही को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ब्लडी सोरा निकल रहा होता है और वो ब्लडी सोरा उसको चारों तरफ से घेरे रखा होता है और डोपिंग लगातार एक ही चीज को दोहरा रहा होता है कि मैं मार दूंगा, सभी को मार दूंगा, मैं मार दूंगा, सभी को मार दूंगा। जो देखकर सनवू अपनी फिंगर्स में किसी एनर्जी को लाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जस्टिफिकेशन मिल गया, कारण मिल गया इसको मारने का। जो कहकर सनवू ने अपनी फिंगर्स में जिस एनर्जी को इकट्ठा किया होता है वो डोपिंग के सर के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से डोपिंग काफी ज्यादा जोरदार चीख मारता है और वो वहीं पे खड़े खड़े और कॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद रेफरी उसके पास जाते हुए उसे पूछता है कि हे आखिरकार तुमको क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। वहीं पे रेफरी को भी कुछ गड़बड़ लग रही होती है, कुछ अजीब लग रहा होता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। डोपिंग जो होता है वो अपनी आंखें खोलता है अचानक से और अपने भाले को लेकर रेफरी के ऊपर अटैक कर देता है और डोपिंग के अटैक की वजह से रेफरी के सीने के अंदर काफी बड़ा होल हो जाता है, जिसकी वजह से रेफरी का किस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है और रेफरी की बॉडी वहीं पे गिर जाती है। और ऐसा होता ही वहाँ पे चारों तरफ पूरी तरह से आतंक फैल जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग देखने आए होते हैं उन सभी लोगों की काफी ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वहीं पे इतने सारे शोर शराबे को सुनकर जैसे मी के फादर पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी भी पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वहीं पे सनवू ये देखते हुए सोच रहा होता है कि वो मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, उसकी बॉडी के अंदर एक भी कतरा नहीं बचा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो कर्ज था वो पूरी तरह से बजक जा चुका है और उसने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो अपनी ट्रू फॉर्म को दिखा रहा है कि आखिरकार वो है क्या। वहीं पे हम डोपिंग को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रहा होता है और वो लगातार एक ही चीज को रिपीट करते जा रहा होता है, मैं सभी को मार दूंगा, मैं पक्का यहाँ पे सभी लोगों को मार दूंगा। वहीं पे सनवू सोच रहा होता है कि पक्का ये ब्लड सेक का एक स्पाई होगा। वहीं पे डोपिंग की बॉडी के अंदर से डिमोनिक ऑरा रिलीज होते हुए वहाँ पे सभी लोग देख लेते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं ये तो एक डिमोनिक प्रैक्टिशनर है, ये तो एक डिमोनिक प्रैक्टिशनर है, जल्दी से यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। लेकिन वहीं पे डोपिंग तो पूरी तरह से पागल हो चुका होता है, उसने अपने आप के ऊपर से पूरा कंट्रोल खो दिया होता है और वो लगातार सभी लोगों के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। वो काफी सारे शॉर्ट स्लैशेस करता है जो कि बाहर जितने भी ऑडियंस बैठी हुई होती है वो उन सभी लोगों की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है और जैसे ही वो शॉर्ट स्लैशेस उन लोगों के काफी ज्यादा करीब पहुंचता है और उन लोगों को लगने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पे एक मास्टर अपेयर हो जाते हैं जो कि डोपिंग के शॉर्ट स्लैशेस को ब्लॉक कर लेते हैं और उन सभी लोगों को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो मास्टर सभी लोगों से कहते हैं यहाँ पे मुरिम यूनियन के जितने भी वॉरियर्स हैं जल्दी से आगे बढ़ो और यहाँ पे जितना भी इनोसेंट सिविलियंस हैं उन सभी लोगों को बाहर निकालो और बचाओ। जो सुनते हैं मुरिम यूनियन के वॉरियर्स जल्दी से सभी लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर हम कियोसेक के लोग को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि डोपिंग जो होता है वो कियोसेक से ही होता है, जिसकी वजह से अगर डोपिंग डिमोनिक प्रैक्टिशनर निकला है तो इसकी वजह से उन लोगों के ऊपर भी काफी बड़ा खतरा आ चुका है। वहीं पे हम मुरिम यूनियन के लीडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में कियोसेक के लोगों से कहते हैं कि तुम में से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सभी के सभी यहीं पे रुकेंगे। जिसके बाद वो अपने सभी वॉरियर्स को ऑर्डर देता है कि डोपिंग को मार डालो क्योंकि वो एक डिमोनिक प्रैक्टिशनर है। जिसके बाद हम डोपिंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बजक जा चुका होता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रहा होता है और अब डोपिंग सनवू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जो देखकर सनवू एक स्माइल करता है और कहता है कि डोपिंग अब तुम्हारा अंत करीब आ चुका है। अभी तक मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा था क्योंकि मेरे पास कोई कारण नहीं था, लेकिन जब यूनियन लीडर ने खुद ऑर्डर दे दिया है तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। जो कहकर सनवू अपना एक अटैक करता है जो कि सीधे जाके डोपिंग के सर के ऊपर लगता है। जैसे सनवू का अटैक डोपिंग के सर के ऊपर लगता है तो डोपिंग का सर पूरी तरह से राख में बदल जाता है और डोपिंग वहीं पे मारा जाता है। जो देखकर सनवू कहता है कि अब सभी किस्से यहीं पे खत्म होते हैं। सनवू ये कहता ही है कि तभी कोई टेलीपैथी की मदद से सनवू से कहता है कि होल लीडर। जो सुनकर सनवू सोचता है ये तो थीफ गॉड है। तभी हम थीफ गॉड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराया होता है और काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी सनवू से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। थीफ गॉड बताता है कि यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, मी जो है वो गायब हो चुकी है, वो किडनैप हो चुकी है। तभी हमें मी की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पे किसी ने मी को किडनैप कर लिया होता है और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखा हुआ होता है। जो सुनकर सनवू काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो 100 किडनैप
किडनैप होने वाली थी ना, तो आखिरकार मी कैसे किडनैप हो गई? क्या फ्यूचर जो है वो फिर से बदल गया? जिसके बाद सनवू सोचता है कि यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ कर रिग्रेट करूँ, अफसोस करूँ। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मी मेरे हाथों से निकल जाएगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी हम वहाँ की सिचुएशन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो सभी लोग कियोस्क के खिलाफ हो चुके होते हैं और वो लोग कियोस्क से एक एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था। और बात बस इतनी नहीं थी, मुरिम अलायंस भी कियोस्क के खिलाफ खड़े हो चुके होते हैं और वो लोग कियोस्क से कह रहे होते हैं कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि तुम्हारे कियोस्क के अंदर से एक डिमोनिक प्रैक्टिशनर निकला है। वहीं पे कियोस्क वाले बस यही कह रहे होते हैं कि हमें इन सभी चीजों का कोई भी आइडिया नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उन सभी चीजों के पीछे हमारा कोई भी हाथ नहीं है। वहीं पे ऐसा सिचुएशन को देखकर सनवू सोच रहा होता है यहाँ की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर इसके बीच में मी के किडनैप होने की खबर बाहर निकलती है तो मुरिम अलायंस वाले जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर कियोस्क के ऊपर अटैक करने से। और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता है तो ऑर्डर सेक और कियोस्क के बीच में एक काफी बड़ा वॉर छिड़ जाएगा, एक जंग छिड़ जाएगा। तभी सनवू की नजर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के पुरानी लीडर के ऊपर जाती है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। जो देखकर सनवू सोचता है कि ये दोनों यहाँ की कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का हाथ जरूर इन सभी चीजों के पीछे है। लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं इन फालतू लोगों से उलझ सकूं, मुझे जल्दी से जल्दी मी को ढूंढना होगा और यहाँ की कंडीशन को ठीक करना होगा। जिसके बाद सनवू थीफ गॉड से पूछता है कि आखिरकार मी को गायब हुए कितना समय हुआ है। थीफ गॉड बताता है कि आधा एक घंटा बीत चुके हैं। सनवू पूछता है कि क्या वहाँ पे तुम्हें किडनैपर के ट्रेसेस मिले? थीफ गॉड बताता है कि नहीं, किडनैपर ने कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़े हैं। देखने से लगता है कि मी को जिन्होंने भी किडनैप किया है वो कोई ऑर्डिनरी किडनैपर्स नहीं है, वो एक्सपर्ट्स है, उन्होंने अपने पीछे कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़े हैं, यहाँ तक कि कोई हल्का सा निशान भी नहीं है। वहीं पे ये सुनकर सनवू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए सोच रहा होता है, जबकि थीफ गॉड भी जो कि इतना बड़ा चोर है वो भी उन किडनैपर्स के ट्रेसेस नहीं ढूंढ पा रहा है, तो आखिरकार मैं अब मी को कैसे ढूंढूंगा। लेकिन तभी सनवू को कुछ याद आता है। जो याद आते है सनवू कहता है कि 1 मिनट रुको, ये जरूर काम करेगा। जो कहते हुए सनवू अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे मी के जो फादर होते हैं वो इस चीज को नोटिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जब अरीना के अंदर घूम के देखते हैं तो वो देखते हैं कि अरीना के अंदर सनवू नहीं होता है। जो देखकर वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार अचानक से हॉल लीडर कहाँ चले गए। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में एक कैरेज का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसी के अंदर मी होती है जिसे कहीं ले जाया जा रहा होता है। वहीं पे जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके आंख के ऊपर पट्टी बांधा गया हुआ होता है। जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचती है कि आखिरकार मेरे आंख के ऊपर पट्टी क्यों बंधी है और ये कौन सी जगह है। जिसके बाद वो कुछ बोलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो बोल नहीं पा रही है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। जो देखकर मी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो खुद को शांत करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ घबरा नहीं सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे घबरा गई तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मुझे अपने आप को शांत रखकर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद मी अपनी इनर की का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर तो कोई इनर की ही नहीं है। जो देखकर वो हैरान होते हुए सोचती है, लगता है कि मेरे सभी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं अपनी इनर की को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद मी को सनवू के दिए हुए गाउंटलेट की याद आती है। जो याद आते है जब वो गाउंटलेट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि गाउंटलेट अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। जो देखकर मी सोचती है कि होल लीडर ने मुझे जो गाउंटलेट दिया था वो मेरे अब यहाँ पे काफी ज्यादा काम आने वाला है। इसकी एनर्जी की मदद से मैं ये पता लगा सकती हूँ कि आखिरकार अंदर और बाहर कितने लोग हैं। जिसके बाद मी गाउंटलेट की एनर्जी को यूज करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार वहाँ पे कितने लोग हैं, तो उसे पता चलता है उसी के जस्ट आगे एक पावरफुल पर्सन बैठा हुआ है। जो देखकर वो शौक सोचती है कि आखिर ताकतवर इंसान कौन है। वहीं पे वो मिस्टीरियस पर्सन कह रहा होता है कि यून सनवू, आज तक तुमने हमारे लिए काफी सारी मुसीबत को खड़ा किया है, पैदा किया है और तुमने कमांडर के भी काफी सारे प्लान को खराब किया है, तो अब तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा, कीमत चुकानी होगी। तभी वहीं पे जब मैं पूरे एरिया को स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि कैरेज के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है और कैरेज के बाहर 6 लोग हैं। जो देखकर मी कहती है कि भले ही तुम लोगों ने मुझसे मेरी स्वॉर्ड को ले लिया, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते हो कि मेरे पास एक डैगर भी है। जिसके बाद में उस गाउंटलेट की पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को मूव करती है और अपने पास से उस डैगर को बाहर निकालते हुए कहती है, मेरे पास यही आखिरी मौका है, मुझे यही सिंगल अटैक में कैरेज के अंदर वाले पर्सन को मारना होगा, उसी के बाद मेरे पास यहाँ से भागने का एक मौका होगा। जो कहकर मैं जल्दी से अपने आंख के ऊपर से पट्टी को हटाती है और डैगर को लेकर जल्दी से कैरेज के अंदर वाले पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं पे अचानक से मी को हिलते हुए देखकर और अचानक से अपने ऊपर अटैक होते हुए देखकर वो सामने वाला पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान। जिस अटैक का वो बंदा बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। वहीं पे ये देखकर मी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने एक सरप्राइज अटैक किया था, लेकिन इसके बावजूद उस बंदे ने मी के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर दिया। जो देखते ही मी को ये बात समझ में आ जाती है कि उसके सामने जो पर्सन
पर्सन है उससे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे जो मार्क्समैन होता है वो मी के अटैक को डॉज करने के साथ ही साथ मी के अक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे फिर से अटैक करता है और मी को वहाँ पे गिरा देता है। और मी ने जो सनवू की ग्लव्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मेरिडियन को ओपन किया था वो उसे भी बड़ी आसानी से फिर से सील कर देता है। और फिर मी से कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम अपने अक्यूपंक्चर पॉइंट्स को इतनी जल्दी ओपन कर लोगी। लेकिन वहीं पे इन सभी आवाजों को सुनकर बाहर से एक गार्ड आता है और उस बंदे से पूछता है कि कमांडर क्या सब कुछ ठीक है। तभी वो बंदा कहता है हाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कुछ ज्यादा ही छटपटाने की कोशिश कर रही थी, मैंने फिर से इसे शांत कर दिया, लेकिन जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ाओ और यहाँ से बाहर निकलो। वो गार्ड्स कहते हैं कि ठीक है कमांडर, हम अभी ऐसा करते हैं। वहीं पे मी जमीन के ऊपर पड़ी हुई सोच रही होती है कि मेरी बॉडी पूरी तरह से फिर से फ्रीज हो चुकी है, अब तो मैं ग्लव्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रही हूँ। वहीं पे जो कमांडर होता है वो मी के फेस को टच करते हुए कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुमने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हारी बॉडी के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, और तुम्हारी जो मौत है वो आगे चल के आने वाली जो चीजें है उसके अंदर काफी बड़ा रोल अदा करने वाली है, वो भी खास करके ऑर्डर सेक और कियोस सेक के कमीनों के बीच में। वहीं पे ये सुनने के बाद मी सोच रही होती है कि क्या एक जंग वो भी मेरी वजह से। वो कमांडर ये सब कह ही रहा होता है लेकिन तभी उसे अचानक से बाहर से काफी सारी आवाजें सुनाई देने लगती है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे बाहर लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पे ये सब सुनने के बाद वो कमांडर बाहर जाता है और कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन तभी वो अपने सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि क्या एक स्मोक फॉर्मेशन। वहीं पे जो उसके लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन तभी उस स्मोक फॉर्मेशन से एक शॉर्ट स्लैश होता है, जो शॉर्ट स्लैश उसके एक बंदे को खत्म कर देता है, साथ ही साथ उसका एक घोड़ा भी मारा जाता है। जो देखकर वो कमांडर कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, अपने आप को सामने लाओ। अभी हम उसे स्मोक फॉर्मेशन के अंदर सनवू को देखते हैं जो कि बाहर निकलते हुए कहता है कि सच में तुम्हारे जैसे कमीने से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा एक कमांडर खुद पर्सनली इस मैटर को देखेगा। जो सुनकर वो कमांडर सोच रहा होता है कि इस पर्सन को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है, तो इसका मतलब कि ये इंसान कोई आम इंसान तो नहीं होगा। जिसके बाद वो सनवू से कहता है आखिरकार तुम उस धुएं के पीछे छुप कर क्या बात कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अपने आप को सामने दिखाओ। जो सुनते ही सनवू अपनी एक चुटकी बजाता है और वहाँ पे जितना भी स्मोक होता है वो बस मिनटों में ही गायब हो जाता है। जिसके बाद वो कमांडर सनवू से कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने रॉन्ग गेस किया, तुम ही वो ना जिसने कमांडर टाई को मारा है। सनवू कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, आखिरकार तुम ऐसी बातें कर कर खुद को शर्मिंदा ही क्यों कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे कमांडर को मारा है। जो सुनकर वो कमांडर कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घमंडी बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, जबकि तुम्हारी पहचान हमें पता चल चुकी है, तो अब तुम कहीं भी छुप जाओ, तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हम तुम्हें ढूंढ कर मार के ही रहेंगे। जो सुनकर सनवू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि ऐसा तब होगा ना जबकि तुम किसी को बताओगे, और वैसे भी एक मरा हुआ इंसान क्या ही किसी को बताएगा। जो सुनकर वो कमांडर कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम हम सातों का सामना अकेले करोगे। जो सुनकर सनवू चिल्लाते हुए कहता है कि साथ मेरा घंटा, मुझे पहले ही पता है कि यहाँ पे और भी लोग छुपे हुए हैं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद से ही अपने आप को दिखा दो। सनवू ऐसा जैसे ही कहता है तभी हम देखते हैं कि जितने लोग भी शैडो में छुपे हुए होते हैं वो एक एक कर बाहर निकलने लगते हैं, और ये सच में काफी सारे लोग होते हैं जिनकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए सनवू सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, यहाँ पे टोटल 40 लोग हैं, और देखने से लगता है ये जो लोग हैं वो हेवनली डेथ ब्रांच की मेन फोर्स है। हेवनली डेथ स्क्वाड जो है उसे घोस्टली डेथ स्क्वाड भी कहा जाता है। जिसके बाद हम उस कमांडर को देखते हैं जो कि अपने सभी लोगों से कहता है कि जबकि इसे हमारी पहचान के बारे में पता ही है, तो हमें अपनी पावर को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते हैं उसके जितने भी लोग होते हैं वो अपनी असली पावर को रिलीज करने लगते हैं, और उनके साथ ही साथ वो अपनी बॉडी को एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट भी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उन सभी लोगों का जो चेहरा होता है वो एक ऑक्टोपस के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। तभी वो कमांडर सनवू से कहता है कि तुम्हारा अब घमंड यहीं पे खत्म होने वाला है। क्या ये सब देखकर अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी कब्र तो यहीं पे खुदेगी। जो सुनते ही सनवू भी अपने स्केलेटन्स को वहाँ पे बाहर बुला लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन कमजोर मॉन्स्टर से मुझे डरा पाओगे? वहीं पे ये देखकर तो उस कमांडर की हालत ही खराब हो चुकी होती है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास इतने सारे ट्रांसेंडेंट स्टेज के मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं? जो सुनकर सनवू सोच रहा होता है कि ये सभी जो स्केलेटन है उन्हें मैंने बस हाल ही में अपना स्केलेटन बनाया है, और इतने स्केलेटन इन 40 लोगों के लिए तो बड़े आराम से काफी होंगे। जिसके बाद सनवू अपने सभी स्केलेटन से कहता है कि जाओ इन सभी कमीनों को ये दिखाओ कि आखिरकार इन ब्लड सेक्ट वालों की क्या औकात है। इनमें से आज यहाँ से कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर उसके जितने भी स्केलेटन होते हैं वो सभी लोग अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पे ये देखकर वो कमांडर भी अपने सभी लोगों को उन सभी स्केलेटन के ऊपर अटैक कर
करने के लिए आगे भेजता है और उन सभी लोगों से कहता है कि जाओ उस स्केलेटन्स को खत्म कर दो। भले ही वो स्केलेटन ट्रांसेंडेंट स्टेज के ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम नंबर्स में उनसे काफी ज्यादा है, तो हमारे लिए जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। जो सुनकर वो सभी लोग जैसे ही अपने टेंटिकल से उन सभी स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका अटैक उन सभी स्केलेटन की आर पार निकल जाता है, क्योंकि वो लोग तो पहले ही स्केलेटन से और वो लोग पहले ही मरे हुए हैं, तो उन्हें मारा नहीं जा सकता है, बस उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वहीं पे जो स्केलेटन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ऑक्टोपस को फ्रीज करने लगता है। वहीं पे ये देखकर उस ऑक्टोपस की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक मॉन्क स्केलेटन को देखते हैं जो कि अपनी मुट्ठी के अंदर पावर को इकट्ठा करते हुए जमीन के ऊपर अटैक करता है। उसका वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो ऑक्टोपस होते हैं वो उस अटैक की पावर की प्रेशर की वजह से पीछे हट जाते हैं। जो देखकर एक स्केलेटन इस मौके का फायदा उठाता है और काफी ज्यादा स्पीड में उन सभी ऑक्टोपस की तरफ आगे बढ़ता है और उन सभी लोगों के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। तभी हमें इन दोनों स्केलेटन्स के बारे में बताया जाता है कि इनमें से पहला स्केलेटन शाओलिन टेम्पल का पियोन स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक होता है और दूसरा येनसोन मूलजियोन होता है। ये दोनों ही स्केलेटन ट्रांसेंडेंट स्टेज के स्केलेटन्स होते हैं। वहीं पे सनू उन दोनों की फाइट को देखते हुए सोच रहा होता है, इन दोनों स्केलेटन को मैंने हाल ही में रिक्रूट किया है। एक ट्रांसेंडेंट लेवल का स्केलेटन को अपेयर होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और साथ ही में उनको काबू करने के भी चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। वहीं पे हम उस कमांडर को देखते हैं जो कि ये देखते हुए सोच रहा होता है कि ये लोग जो मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से पहला मार्शल आर्ट शाओलिन टेम्पल से है और दूसरा सेमोन से है, लेकिन आखिरकार इस तरह के कोई मॉन्स्टर ऐसे किसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वहीं पे ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो दोनों जो स्केलेटन होते हैं वो उसी की तरफ काफी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो दोनों उस कमांडर के पास पहुंचकर एक काफी ज्यादा जोरदार अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो जो कमांडर होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद सन वो जल्दी से जाके मी को रेस्क्यू करता है और उसके जितने भी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ब्लॉक होते हैं वो उसे भी ओपन कर देता है और फिर मी से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। जो सुनकर मी कहती है कि हाँ मुझे पता था कि आप मुझे जरूर बचाने के लिए आएंगे। तभी सनवू वहाँ पे आयरन मेडन को समन करता है। सनवू जैसे ही उसे समन करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई चीज अपेयर होती है तो कि किसी केस टाइप लग रहा होता है। तभी सनवू कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। दूसरी तरफ हम उस कमांडर को देखते हैं जो कि अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे अपने आप को शांत रखना होगा। अगर मैं अपने आप को यहाँ पे शांत नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पे इन लोगों के हाथ मारा जाऊंगा। भले ही ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा अजीब है लेकिन ये मॉन्स्टर जेनसिंग से ज्यादा कुछ अलग नहीं है। जिसके बाद वो अपने सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सभी लोग एक वॉरियर हो, आखिरकार तुम जैसा वॉरियर कैसे किसी जेनसिंग से घबरा सकता है। तुम सभी लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन सभी जेनसिंग्स को खत्म कर दो। जो सुनते ही हम देखते हैं कि वो सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद वो हवा में जंप लगाकर उसके बाद उन सभी स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वो सभी लोग उन सभी स्केलेटन्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगते हैं और लगातार उन सभी स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो कमजोर स्केलेटन्स होते हैं वो जख्मी होने लगते हैं। जो देखकर सनवू कमजोर स्केलेटन्स को वापस बुला लेता है और सोच रहा होता है मुझे इन कमजोर स्केलेटन्स की भी कंडीशन को देखना होगा और उनकी भी ताकत को बढ़ाना होगा। जिसके बाद सनवू अपने सबसे दो ताकत और स्केलेटन्स को बाहर बुलाता है और उनको अटैक करने के लिए आगे भेज देता है और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।